बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 19,000 से तजावुज़ कर चुकी है और अब अगर अमवात की बात करें तो वो भी नंबर 400 से बढ़ चुका है। इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान कहते कि हम मुसलसल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, आहिस्ता आहिस्ता हमें लॉकडाउन को नरम करना पड़ेगा। और ये भी कहा कि मालूम नहीं 6 माह साल कब तक ये सिचुएशन जो है वो लॉकडाउन की, कोरोना वायरस की चलती रहेगी। फिर असद उमर भी कहते हैं कि हम सारी सूरत हाल को हमें बैलेंस करना है, क्योंकि ये ना हो कि सूरत हाल जो है वो कोरोना से ज़्यादा वर्स हो जाए हमारे लिए मुआशी तौर पर। 9 मई के बाद का फैसला होना है कि अब क्या करना है, लॉकडाउन में किस तरह से नरमी करनी है या सख्ती करनी है, क्या SOPs होंगे, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने तय करना है। तमाम इस सारे मामले पर असद उमर आज क्या कह रहे हैं वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त मौजूदा बंदिशें हैं, उनका 9 मई तक इतलाक रहेगा। 9 मई से पहले हम NCC की मीटिंग वज़ीर आज़म कॉल करेंगे और वहाँ पर फैसले रखेंगे। पिछले 6 दिन की औसत जो है वो 24 अमवात रोज़ाना की है। पाकिस्तान में ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई। 119 अरब रुपए की कमी नज़र आई है हमें देखते हुए सिर्फ 1 माह के अंदर। अब 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। बेरोज़गारी के ऊपर कि रोज़गार में कितना असर पड़ा है, ये हद जो है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकती है। 10 लाख छोटे इदारे ऐसे हैं जो मुकम्मल जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो जो मंजरनामा पेश कर रहे हैं असद उमर साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं 6 माह साल तक ये रहेगा और कितना बड़े कोई किसी को कुछ मालूम नहीं। ऐसे में हमें वाकई में बैलेंस किए बगैर गुजारा नहीं है। देखिए रुबाब, बात यह है कि अब मुझे हुकूमत के हवाले से मुझे यूँ लगने लगा है कि पीपल्स पार्टी इनके बारे में ठीक कहती है कि ये फैसला करें। आज भी असद उमर साहब जो कुछ फरमा रहे हैं वो दरअसल सूरत हाल का इहाता फरमा रहे हैं एक रिपोर्टर की तरह। जो काम मेरा है या आपका है या किसी जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर का है, ये उनकी तरह हमें सूरत हाल बता रहे हैं कि भाई सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। और भाई सूरत हाल ख़राब है। सूरत हाल एक तो ये है कि आप पहले भी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल। और ख़राब सूरत हाल से, क्योंकि आपने आपकी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों की वजह से इस मुल्क की करेंसी 36% नीचे गिर गई थी। इस मुल्क में टैक्स कलेक्शन आपके दावे के मुताबिक नहीं हो रही थी। इस मुल्क में आपकी आमद की वजह से इंडस्ट्री का जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो नीचे चली गई थी। आपकी हुकूमत की कारनामों की वजह से इस मुल्क के हर शख्स की आमदनी आधी रह गई थी। ये तो सब कुछ हो गया था। उसके ऊपर मरे को मारे शाह मदार, उसके ऊपर से आ गया कोरोना। अब जब कोरोना आ गया है तो अब हमें वन फाइन मॉर्निंग वज़ीर आज़म साहब बताते हैं देखे जी सूरत हाल बड़ी खराब है। अच्छा जी, सूरत हाल बड़ी खराब है। अब असद उमर साहब आ गए जी, सूरत हाल बड़ी खराब है। फिर शिबली फराज साहब आ जाएंगे जी, सूरत हाल बड़ी खराब है। उस्मान बुज़दार साहब जो सूरत, और भाई सूरत हाल खराब है। आप हुकूमत में हो, बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप सूरत हाल खराब है ना, आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो तो ना करें लॉकडाउन, फैसला करें और उसके साथ बताएं कि जनाब ये SOPs हैं, हम इन SOPs पे अमल करेंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। भाई पूरी दुनिया में मेरा ख्याल ये है कि इस हुकूमत को आज सबसे पहला काम जो करना चाहिए ना, इज्तमाई तौर पे वो जिस तरह बड़ी बड़ी स्क्रीनें नहीं लगाते, एक पूरी काबीना का इजलास बुलाएं और एक बड़ी स्क्रीन लगाएं, उसके ऊपर गूगल खोलें और गूगल पे टाइप करें लॉकडाउन, ठीक है? तो इन्हें पता चलेगा कि 6 स्टेप्स बताए हैं, 6 शराइत कंडीशंस हैं जो WHO ने बताई हैं कि इन 6 कंडीशंस पे आप लॉकडाउन को लिफ्ट कर सकते हैं। और फिर अगर इन्होंने किसी फकीर की बात सुननी है तो वो डॉक्टर्स इतने सारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्रामों में भी डॉक्टर्स बता चुके हैं कि भाई अगर 2 अशखास ने मास्क पहना हो, ग्लव्स पहना हो तो दे कैन डू बिजनेस एज यूजुअल, तो भाई दुकानें भी खुल सकती हैं। ठीक हो गया। तो आप अगर इसी तरह वो 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ, मतलब आप फैसला कर नहीं रहे, रस्सा नाप नाप के बता रहे हैं, फैसला आपसे हो नहीं रहा और आप बता रहे हैं सूरत हाल खराब है, सभी यही बता रहे हैं सूरत हाल खराब है। हल तो जनाब आपने देना ना, हल जब तक नहीं देंगे तो फिर तो आप पर तनकीद होगी, सिंध हुकूमत हो या फिर अवाम हो। देखिए हल तो सिंध हुकूमत के पास भी नहीं है। हबीब साहब ये बात नहीं बताते, आधी बात बताते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। गुजारिश नहीं, दुनिया में किसी के पास कोरोना का हल है। या तो कहें कि इमरान खान साहब के पास नहीं है, लेकिन बाकी सब लोगों ने तो कोरोना का बड़ा अच्छा हल निकाल लिया है। गुजारिश ये है कि हमारे पास नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हबीब साहब सारी दुनिया में एक ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसका दुनिया में किसी के पास सोल्यूशन नहीं है इस वक्त।
किसी के पास इसका मुआशी सोल्यूशन नहीं है। इंग्लैंड के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, स्कैंडिनेविया के पास नहीं है, यूरोप के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, किसी के पास इसका मेडिकल सोल्यूशन नहीं है। चाइना के पास नहीं है, रशिया के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। तो ये बात करनी, जब हबीब साहब ने शुरू की बाय द वे तकरीर, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान की तारीख के जितने मसाइल हैं, ख्वाह वो माशरत के मुआशी मसाइल हों, ख्वाह वो दीगर मसाइल हों, वो शुरू इमरान खान साहब की हुकूमत ने किए थे और शुरू इमरान खान साहब की हुकूमत से हुए थे, और उसको बदतरीन भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने कर दिया। शायद ये बात दुरुस्त हो, शायद ये बात दुरुस्त हो कि इमरान खान की हुकूमत से पहले तो जो दूध की नहरें यहाँ पे बह रही थी वो बहना बंद हो गई हैं, लेकिन कोरोना कम से कम इमरान खान साहब ने जेब से निकाल के मुल्क के अंदर नहीं लेके आए। ना ही कोरोना का ऐसा कोई सोल्यूशन उनकी जेब में है जो वो हबीब साहब को बता नहीं रहे, या आपको या मुझे बता नहीं रहे। हुकूमत की तनकीद होनी चाहिए, हुकूमत की तनकीद होनी चाहिए कि आप अपनी पॉलिसीज को क्लैरिफाई करें। हुकूमत की तनकीद होनी चाहिए कि जो चीज़ आपने क्लैरिफाई की है उनके अंदर मजीद आप कोई स्टेप्स लेके आएं। 6 स्टेप्स आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नहीं पसंद, आप 12 स्टेप प्रोसेस बना लें, आप 3 स्टेप प्रोसेस बना लें। इस चीज़ के ऊपर हुकूमत की तनकीद होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि हुकूमत को कोई ऐसी बात पता है या सोल्यूशन इसका दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो हुकूमत हमारी नहीं कर रही, बाकी तो हर बंदे ने कर लिया, ये तनकीद दुरुस्त नहीं। दूसरी बात मैं करता चलूं कि असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। हालांकि असद उमर साहब जब भी बोलते हैं बड़े बड़े मेजर तरीके से बोलते हैं। उन्होंने इस तरह की बातें की, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक से इतने लोग मर जाते हैं और देखिए जी वो तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और कोरोना से लोग कम मर रहे हैं। ये कोई आर्गूमेंट्स नहीं है, और असद उमर साहब को पता है कि ये आर्गूमेंट्स नहीं है। ट्रैफिक से अगर ज़्यादा लोग मर जाते हैं तो ट्रैफिक की से अमवात कम करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कोरोना से भी लोग मर रहे हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर हमें तनकीद करनी चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी को बेहतर करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने से बहुत ज्यादा वसाइल वाली हुकूमतों से इस सिचुएशन को बेहतर हैंडल किया। जब नहीं, सॉरी ठीक है नहीं करें, अच्छा फिर क्या करें? मेरी गुजारिश, जब तमाम लोग कह रहे थे कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दें तो इमरान खान साहब ने कहा मैं नहीं करूंगा। उस वक्त भी हम तनकीद कर रहे थे। जब सारी दुनिया कह रही है कि मईशत खोल दें और इमरान खान साहब की ओरिजिनल पॉलिसी विंडिकेट हो रही है तो हम तब भी तनकीद करें। हबीब साहब, अगर आपके पास या आपके चाहने वालों के पास कोरोना का सोल्यूशन है तो द फ्लोर इज योर्स। बहरहाल सोल्यूशन तो सभी के पास है, सारी दुनिया के पास सोल्यूशन है हबीब साहब। बेशक सबको नहीं पता कि ये वायरस कितना मोहलिक है, लेकिन मूव ऑन तो करने हम कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं ना इमरान खान साहब कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस सोल्यूशन को पॉलिसी बनाएं। बिल्कुल, जो कह रहे हैं उसको पॉलिसी बनाएं। आप ना सिर्फ आप कह रहे हैं बल्कि हमारी ताजिर बरादरी भी खासी परेशान है। पंजाब की ताजिर बरादरी ने तो कह दिया कि हुकूमत ने लॉकडाउन को नरम ना किया, अगर सनतें ना खोली तो फिर 9 मई से हम अपना कारोबार खोल देंगे। सिफारिशात भी भिजवाई गई हैं। वजीर आला पंजाब ने भी कहा है कि वजीर आजम को सिफारिशात भेजी हैं लॉकडाउन में नरमी के हवाले से 9 मई के बाद की। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मियां असलम इकबाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या सिफारिशात भेजी गई हैं 9 मई के बाद के हवाले से, फिर आपकी ताजिर बरादरी भी परेशान है, उनके लिए भी कोई हल पेश किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मुझे लेने का। रिक्वेस्ट ये है कि कल हमारी जो NCOC की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर हुकूमत पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट से अपनी कुछ सिफारिशात उनके सामने रखी, ताकि जो शोबाजात इंडस्ट्री के बंद है उनको किस तरह से फेज वाइज उसको खोला जाए ताकि लोगों को अकोमोडेट किया जाए। जो दिहाड़ीदार और अदरवाइज जो डेली वेजर हैं वो अपनी अपनी जगहों पर जाकर अपना रोजगार का सिलसिला भी कर सकें। इस मकसद के लिए जो कल हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी जो सिफारिशात थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। जो वज़ीर आला पंजाब जो हैं, कल या परसों मीटिंग होगी हमारी NCC की, उसके अंदर वो सुबह पंजाब की तरफ से वो सिफारिशात वज़ीर आज़म के सामने दोबारा प्लेस करेंगे और ताकि उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन लिया जा सके जी। पहले उसमें यह था कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो हमने फेज 1 का ग्रे स्ट्रक्चर तक खोला था, अब हम ये कह रहे हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर से आगे जो फिनिशिंग चीजें होती हैं उसको भी खोल दिया जाए। उसमें आपकी ग्लास की इंडस्ट्री है, आपकी हार्डवेयर की इंडस्ट्री है, आपकी सेरेमिक्स वेयर की इंडस्ट्री है, आपकी पेंट की इंडस्ट्री है। मियां साहब बात यह है कि एक तो है इंडस्ट्री जहां पे आप SOPs नाफिज कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं उस लिस्ट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पता है बढ़ाते चले जाएंगे, SOPs आप लगा भी लेंगे। दूसरा पार्ट है ट्रेड, जिससे ज्यादा लोग मुतल्लिक हैं, बाजार में लोगों ने आना है, ईद आ रही है, लोगों के स्टॉक्स हैं, लोग बेचना चाह रहे हैं। उस हवाले से कुछ बताइए कि उस हवाले से क्या सोचा है?
جی میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کا سیکنڈ پارٹ میں وہی وضاحت کرنا. جی آپ بات مکمل کیجیے. جو سیکنڈ اس کا پارٹ ہے فنیشنگ کا وہ ٹریڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. دکان کھلے گی تو کھڑکیوں کا شیشہ ملے گا, ایلومینیم ملے گا, پینٹ ملے گا, ہارڈ ویئر کا سامان ملے گا وغیرہ وغیرہ, پنکھے ملیں گے, الیکٹرانکس ملے گی, تو وہ اپنی فنیشنگ کو کمپلیٹ کر سکے گا. تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ سفارشات اور ریکویسٹ سجیشن جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی گئی کہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ نیچے جو ایک کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ہے, ان دونوں کو کھولا جائے اور اس کو ٹائم اسپیسیفک کر دیا جائے تاکہ اس ٹائم کے اندر ان چیزوں کو کر لیا جائے. دوسری سفارش ٹیکسٹائل کے حوالے سے جن کے پاس ایکسپورٹ کے آرڈر تھے وہ اب ان کے پاس فیبرک ختم ہو گیا, آرڈر ان کے پاس ہیں, لیکن کیونکہ پیچھے اسپننگ نہیں چل رہی, جب اسپننگ نہیں چلے گی نٹنگ نہیں ہوگی, پروسیسنگ نہیں ہوگی, سائزنگ نہیں ہوگی, ڈائنگ نہیں ہوگی, فنش پروڈکٹ نہیں بنے گی. تو اس حوالے سے بھی ہم نے سفارشات دی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ اس پوری چین کو کھولا جائے تاکہ دھاگا بنے, دھاگا بننے کے بعد وہ نیٹ ویئر کا جو بھی وومن میں چلا جائے وغیرہ وغیرہ, وہ تمام انڈسٹری کھلنی چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹ ہوئے گی تو آپ کے ملک کی اکانومی بہتری کی طرف جائے گی. اسلم اقبال صاحب ایک بات ایڈ کر لیجئے گا, آپ نے بھی کہا کہ آپ نے کچھ سفارشات وفاقی حکومت کو بھیجوا دی ہیں, جیسے کہ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں اور آپ میرے سے بہتر 18ویں ترمیم کو بھی سمجھتے ہیں, اس میں سے کچھ ایریاز کم از کم ایسے ہیں جس میں آپ کو وفاقی حکومت کی اجازت نہیں درکار. آپ کی اپنے پاس پروونشل اٹانومی ہے, آپ کی پروونشل سبجیکٹس ہیں جن کو کہ آپ وفاقی حکومت کی سفارشات کے بغیر کھول سکتے ہیں. تو اس حد تک کوئی وزیر اعلیٰ نے آپ کی کمیٹیز نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ سعد, آپ کا سوال تو آئین اور قانون کے مطابق تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک نیشنل ہارمنی بھی ہم نے لے کر چلنی ہے. اگر جب این سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ, پی بی کے وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ پی جے کے جو پرائم منسٹر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو وہاں پر ہر جو وزیر اعلیٰ ہے یا متعلقہ منسٹر ہے ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنی بات کو کرتے ہیں جی, اور اگر سارے اون بورڈ آ جائیں تو پھر اس چیز کی اجازت ٹھیک ہے. بہت شکریہ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں لاک ڈاؤن سے ہم کس طرح سے نمٹ رہے ہیں اس پر تو ہم نے بات کر لی. دنیا لاک ڈاؤن سے کس طرح سے نمٹ رہی ہے, دنیا بھر میں کیا صورتحال, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ پھیل چکی ہے. امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ میں سب سے زیادہ اموات اب تک ہوئی ہیں, 67,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. متاثرین کی تعداد بھی یہاں پر سب سے زیادہ ہے. یہاں کی صورتحال بھی جانیں گے, ساتھ ساتھ اسپین بھی بڑھیں گے, پھر اٹلی کی صورتحال بھی جانیں گے, برطانیہ بھی آپ کو لے کر چلیں گے, وہاں کے نمائندے سے بھی بات کریں گے کہ برطانیہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے. سب سے پہلے امریکہ چلتے ہیں. امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے بیورو چیف معاوض اسد صدیقی جو کہ نیو یارک میں موجود ہیں. معاوض, یہ بتائیے گا کہ اموات کی شرح یہاں پر سب سے زیادہ ہے, بہت بڑی تعداد میں متاثرین یہاں پر سامنے آتے ہیں, پھر لاک ڈاؤن بھی نرم کیا جا رہا ہے. اس وقت امریکہ میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ ہم تک یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے, عوام بھی زور دے رہی کہ جناب بس اب ختم کریں اس لاک ڈاؤن کو. جی رباب, یہاں لاک ڈاؤن کی سچویشن بہت عجیب سی ہے. لوگوں کی خواہش ہے کہ جلد سے جلد کھل جائے. خود اسٹیٹس جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ معیشت کا پہیہ رک چکا ہے. خاص طور پہ اگر ہم نیو یارک کی بات کرتے ہیں تو نیو یارک کے گورنر ہمیشہ سے جو خدشہ رہا ہے اس کا کرونا کا, اس کا بتاتے رہے, لیکن اب خود پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی. اگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں ہم, تو اس لحاظ سے مختلف ریاستوں نے کچھ پلانز بنائے ہیں جس میں 12-13 ریاستیں ہیں جنہوں نے نرم کرنے کو کہا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ بھی بتاتا چلوں کہ کیلیفورنیا میں ہزاروں لوگ نکل آئے اس احتجاج کے خلاف. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے بیچز کھولے تھے, پھر بند کر دیے, اور جب بند کیے تو پھر ہزاروں لوگ احتجاج میں نکل آئے. اس کے علاوہ مشیگن میں تو باقاعدہ نعرے لگے ہیں کہ لاک ڈاؤن یا ڈیتھ. تو اب یہ سچویشن ہے. اس صورت میں ایک عوامی دباؤ بھی موجود ہے. دوسری طرف جو ہے
खतरे की सूरत-ए-हाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही। जैसे न्यूयॉर्क में कल के मुकाबले में आज ज़्यादा 10 अफराद ज़्यादा जो है उनकी हलाकत हुई, तो इस हवाले से चीज़ें सामने नजर नहीं आ रही। अब तक न्यूयॉर्क में 15 मई था और उसका अभी तक बढ़ाने का नहीं आया, हो सकता है बढ़ा दें, लेकिन उसके साथ साथ जो स्मार्ट थिंकिंग वाली बात बार बार हो रही है कि किस तरीके से कैसे खोला जाए, ये देखने की बात हो रही है। और रियासतों का ये भी कहना है कि क्योंकि यहाँ तमाम रियासतें एक अलग अलग फैसले कर रही हैं, तो तमाम रियासतों को मिलकर फैसले करने के किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए। खासतौर पर 12 रियासतों ने इस हवाले से कोऑर्डिनेट किया है कि वो खोलेंगे तो इर्द गिर्द की रियासतों में कौन कौन आ सकता है, क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि आने जाने की यहाँ जो है रोका नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम न्यूयॉर्क वगैरह में समय देखते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा सख्ती नहीं की जाती, सख्ती हो रही है लेकिन ऑफिस बंद है। सबवे बहरहाल इस पर पहली मरतबा सबवे जो है 5 घंटे के लिए बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि डिसइंफेक्ट करना है, सबवे को इसलिए बंद किया जा रहा है, वरना से पहले कभी बंद नहीं किया था। तो इस सूरत हाल यही है कि एक परेशानी की हालत है, खोलना भी चाह रहे हैं, आगे गड्ढा पीछे खाई वाला मामला जैसे मैंने पहले कहा था, खोलना भी चाह रहे हैं और दूसरी तरफ मौत का भी डर है। तो बहरहाल अब जो है इस हवाले से ज्यादा सोचा जा रहा है कि किस तरीके से मरहलावार इसको खोला जाएगा। ठीक है, मरहलावार खोलने के हवाले से जो है वो सोचा जा रहा है लॉकडाउन को। मुआविज़ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। स्पेन की जाने बढ़ेंगे। स्पेन में आपको बताएं कि इस वक्त अमवात जो हैं वो 25,000 से ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन अब 48 दिन बाद हुकूमत ने ये फैसला किया कि आवाम को खेलों की भी इजाज़त दी जाए, वॉक की भी इजाज़त दी जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर को आप ज़रूर अपनाएं। कमर फारूक स्पेन से हमें बता रहे हैं। कमर, बताइएगा, यहाँ पर अब बतदरीज मामूलात ज़िंदगी अब बहाल होना शुरू हो गए? जी रबाब, स्पेन में मार्च और अप्रैल के अंदर जो कोरोना वायरस ने तबाही मचाई और ये अमवात में तमाम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया था, अब गुज़श्ता हफ्ते से अमवात की तादाद में बड़ी हद तक कमी आई है। कोरोना वायरस से नए मुतासरीन की तादाद भी बहुत हद तक कम हो गई है और इसी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने मैड्रिड के अंदर फील्ड हॉस्पिटल जो बनाया गया था उसको भी इस जुमे के रोज़ बंद कर दिया गया है। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया कि हम 4 मराहिल के अंदर स्पेन में लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं और मामूलात ज़िंदगी को पहले की तरह नॉर्मल करने जा रहे हैं। तो हर मरहला 2 हफ्ते के दौरान होगा। पहला मरहला जो 2 मई को शुरू हुआ, इसमें कहा गया कि सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक और शाम 8 से 11 बजे तक लोग अपने घरों से बाहर निकलकर चहलकदमी कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी कहा है कि एक एड्रेस पर और एक घर में रहने वाले वो तमाम लोग एक गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं, चाहे वो 5 हैं या 7 हैं। 2 मई से जारी इस नरमी में जो सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो हासिल कर सका वो सैलून है, ड्रेसर हैं, जहाँ पर लोगों को इजाज़त दी गई है कि वो अपनी कटिंग करवा सकते हैं। तो उसमें भी कानून ये दिया गया है कि जितने लोग उनके सैलून के अंदर काम कर रहे हैं उतने ही लोग बाहर से अंदर जाकर काम करवा सकते हैं। और यही कानून दफातर पर भी लागू है कि दफ्तर के अंदर जो लोग काम करते हैं उतनी ही तादाद में लोग दफ्तर के अंदर जाकर काम करवा सकते हैं। 48 रोज़ा ये लॉकडाउन जिसमें हर बंदा बेचैन रहा, इज़्तिराब की कैफियत में रहा, वो 2 मई के सुबह देखने में आया कि किस तरह लोग सड़कों पर निकले, किस तरह लोग चहलकदमी के लिए, सैर के लिए सड़कों पर साइकिलिंग करते हुए नज़र आए। एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आई और ये इज़्तिराबी कैफियत ख़त्म होती नज़र आ रही है। सही, तो इस तरह भी कैफियत स्पेन में ख़त्म होती नज़र आ रही है। यहाँ से कमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। बरतानिया आपको लेके चलेंगे। बरतानिया के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पर शरह अमवात जो है वो इटली के करीब पहुँच चुकी है। 28,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मौत के मुँह में जा चुके हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल, इस बारे में बताएंगे हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन अजहर जावेद जो कि हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर, बताइएगा बरतानिया में इस वक्त लॉकडाउन को लेकर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल रबाब, यहाँ पर बरतानिया में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। 23 मार्च को लॉकडाउन का आगाज़ किया गया था। पहले मरहले में 3 हफ्ते का था, उसके बाद 3 हफ्ते की तोसी कर दी गई थी। अब अगले हफ्ते इसकी जो मुद्दत है वो 7 मई तक पूरी हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे हुकूमती हल्के हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि इस लॉकडाउन को उठाया नहीं जाएगा और इसमें मजीद तोसी होगी। बरतानवी हुकूमत और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, लॉकडाउन में तमाम लोगों ने सफ़र किया है, तो अगर हम इसको जल्दी खोल देंगे तो इन्फेक्शन के बढ़ने का, इस वायरस के बढ़ने का दोबारा इम्कान पैदा हो सकता है। तो जो यहाँ पर माहिरीन है वो यही कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हर चीज़
बंद है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सहूलत दी गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। यहाँ पर जो बड़े स्टोर्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो सामान बेचते हैं हार्डवेयर का और दूसरा बिल्डिंग मटेरियल, वो खोल दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो हमने देखा कि उनकी तादाद में इजाफा हुआ है ट्रैवलिंग के लिए। इसके अलावा भी जो ये कहा जा रहा है कि 5 मरहलों में देखा जाएगा यहाँ खोलने के लिए। पहले मरहले में छोटे स्टोर्स खोले जाएंगे और हो सकता है कि 7 मई को ये थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन प्रेस ब्रीफिंग देंगे, जिसमें अगली जो लाएअमल है उसका ऐलान भी किया जाएगा और तवक्को है कि इसमें कुछ रियायत इस हवाले से दी जाए कि लोगों को मिलने जुलने के हवाले से कुछ नरमी की जाए। लेकिन लॉकडाउन का सिलसिला अभी यहाँ पर जारी रहने की लॉकडाउन का सिलसिला बरतानिया में अभी जारी है। जावेद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इटली की जानिब बढ़ते हैं। इटली में आपको बताएं कि अब तक 28,000 से ज़ायद जो है अमवात हो चुकी हैं। यहाँ पर अब लॉकडाउन को नरम करने के हवाले से जो है वो सोचा जा रहा है, साथ ही साथ कहा जा रहा है आवाम से कि एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं। इटली की सूरत हाल बताएंगे पाकिस्तानी सहाफ़ी मियाँ आफ्ताब। मियाँ आफ्ताब, बताइएगा, लॉकडाउन को लेकर नरम करने की पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जा रही है, क्या SOPs यहाँ पर बनाए गए, क्या सूरत हाल है? जी रुबाब, इटली में इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से वो बेहतरी की तरफ गामजन है और नए आने वाले जो केसेस हैं उनकी तादाद अगरचे 2000 तक औसतन रोज़ाना केस आ रहे हैं, मरने वालों की तादाद 200 तक आ चुकी है। और इन हालात के बावजूद इटालियन हुकूमत ने 4 मई से बाकायदा लॉकडाउन ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मौजूदा हालात में ये नज़र आ रहा है कि जब कोरोना वायरस इटली में स्प्रेड हुआ तो उस वक्त जो इटली का महकमा सेहत था वो उसके लिए तैयार नहीं था, वो क्रैश कर गया, वो बैठ गया। और इटालियन हुकूमत ने जो ये लॉकडाउन किया है उस के दौरान वो महकमा दोबारा अपने पाँव पर खड़ा किया और इटालियन हुकूमत ने वाज़ह तौर पर आवाम को ये पैगाम दे दिया है कि अब आने वाले वक्त में आपको कोरोना वायरस के साथ ज़िंदा रहना होगा और कैसे ज़िंदा रहना होगा उसके भी तरीक़ाकार बता दिया गया है। इटालियन हुकूमत ने आवाम को वाज़ह तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि अब इससे ज़्यादा हम आवाम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही अपनी इकॉनमी को इससे नीचे लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप देख रहे हैं कि आवाम ने रिलैक्स महसूस किया है। बच्चों बड़ों समेत वीकेंड पर लोग बाहर निकल रहे हैं। पुलिस की तरफ से किसी किस्म की रुकावट नहीं है, ना ही कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इटली में फिलहाल फौरी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। 1 लाख से ज़ायद मरीज़ आज भी अस्पतालों में मौजूद हैं और 75,000 से ज़ायद केसेस ऐसे कोरोना वायरस के मरीज़ जो घरों में मौजूद हैं। और सिर्फ दुआ की जा सकती है कि यूरोप से कोरोना वायरस का जल्द अज जल्द खात्मा हो सके। ठीक है, इटली की सूरत हाल आपने जान ली। मियाँ आफ्ताब और साथ ही साथ कमर फारूक न्यूयॉर्क से हमें बता रहे थे। मोविस सिद्दीकी और अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब साहब, आपने देखा कि दुनिया भर में वर्स्ट सिचुएशन होने के बावजूद जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। अमेरिका हो या फिर स्पेन हो या इटली, हम अभी तक इसमें फंसे हुए हैं कि जनाब हमने नरमी करनी है या नहीं करनी। देखिए, आज भी जितने मुल्कों की आपने सूरत हाल बताई है, इनमें अगर आज के नंबर्स देखे जाएं कोरोना इंसिडेंट्स के, हालांकि वो इटली में कम हो रहे हैं, स्पेन में कम हो रहे हैं, जो आज के नंबर भी हैं वो पाकिस्तान के दो गुना नंबर से ज्यादा है। बिल्कुल। तो लिहाजा वहां पर ये स्प्रेड अगर कहें कि जीरो हो चुका है तो स्प्रेड तो जीरो नहीं हुआ। सही। अब सूरत हाल ये थी कि कोरोना के बारे में जो हमारे बहुत सारे लोग थे जिनको इमरान खान साहब एलीट कहते हैं और किसी दर्जे में ठीक है, मतलब साद रसूल जैसे लोग अच्छा, ये जो लोग थे इनका ख्याल ये था कि नहीं जी बंद कर दो, बस ढक्कन डाल दें जी, पूरे मुल्क को चादरों के नीचे कर दें। अच्छा, अब पता चला कि भाई जितनी बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वो बन गया था कोरोना, उससे कहीं बड़ा आपके वजूद को खतरा आपका इकोनॉमिक लॉकडाउन है। बिल्कुल। जब आपने इकोनॉमी को नीचे किया, रोका लोगों की नकलो हरकत को, बिजनेस को, तो उसका अंजाम ये हो रहा है कि आज आप प्रैक्टिकली हमारा मुल्क क्या कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके, माफ कीजिएगा मुझे ये बात कहते हुए अफसोस होता है कि प्राइम मिनिस्टर भी हाथ फैलाए हुए हैं
اور وزیر اعلیٰ بھی روزانہ اس کی تصویریں چھپ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں 1 کروڑ دے گیا, فلاں 5 لاکھ دے گیا. آپ نے ریاست کو, آپ کی ریاست جو ہے بالکل ایک پاپر ہو گئی ہے, اور اعلیٰ ترین ریاستی عہدیدار جو ہیں وہ ہاتھ پھیلائے کڑے اللہ کے نام پہ دے دو. تو بھائی یہ مانگت پروگرام ختم کریں, اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنے دیں. یہ پہلے بڑی مصیبتوں سے گزرا ہے اور ہمیں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اس طرح جس طرح آپ کر رہے ہیں. تو آپ کو اس معاملے میں بڑی مہارت حاصل ہوگی, لیکن آپ اکانومی کو چلانے دیں, ہم خود اپنا بندوبست کر لیں گے. لاسٹ ہی میں عرض کروں گا, دیکھیے آپ ابھی جو اسپین کی صورتحال بتا رہے ہیں, ابھی جو اٹلی کی صورتحال بتا رہے ہیں, وہاں کی سیاسی قیادت کیا کر رہی ہے؟ وہاں کی سیاسی قیادت کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں لیو کرنا ہے, اس کے ساتھ رہنا ہے کرونا کے ساتھ. وہ لاک ڈاؤن کو ایز بھی کر رہے ہیں اور زندگی کو ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن نیچے لے کے آئیں, زندگی کی ریگولیشن اوپر لے کے جائیں. ابھی میری ایک منسٹر صاحب سے بات ہو رہی, میں نے کہا منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر ایک بندے نے ماسک پہنا اور دستانے پہنے ہو تو بڑے آرام سے بزنس ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہماری حکومت میں ہر شخص اس بات سے ڈر رہا ہے کہ جس نے یہ بات کی اس کے اوپر الزام لگ جائے گا کہ یا تو اس نے ماسک کا کارخانہ لگا لیا یا گلوز کا کارخانہ لگا لیا. آپ بتائیں, یہ ہے پالیسی میکنگ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح نقطہ اٹھایا سعد حبیب صاحب نے. امریکہ جیسی کنٹری, اسپین جہاں پہ ہائیسٹ نمبر ہیں, اس کے باوجود وہ متحمل نہیں ہے لاک ڈاؤن کے. ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوتا دکھائی دے رہا. دیکھیں 2-3 باتیں. سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب جن کو ایلیٹ کہہ رہے ہیں, ان میں حبیب صاحب کے وہ دوست شامل ہیں جو کہ اپنا علاج بھی باہر سے کراتے ہیں, جن کی پیناڈول کی دوائی بھی باہر سے آتی ہے, جو کہ اپنے کراچی کے, جو کہ خود بھی باہر ہیں. ان میں سے کچھ جو کراچی کے اپنے گھروں میں رہتے ہیں, تو گرد و نواح کے پورے ایریاز کی سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں کہ ان تک ہوا نہ پہنچے ایسی جس میں کرونا ہو. تو ان میں اور باقیوں میں تھوڑا سا فرق کریں. حبیب صاحب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. دوسری بات یہ, کیونکہ ان کا تذکرہ ہو گیا, تو دوسری بات یہ کہ جو حبیب صاحب نے بھی پورا بتایا کہ جی آپ کھول دیں, یہ کریں وہ کریں, سندھ حکومت کو سمجھائے نا جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھائیں. آپ نے بالکل درست کہا کہ ایلیٹ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو بند کر دو. تو اس وقت پاکستان ساری کے اندر پالیسی میکنگ میں کون سا شخص ہے جو ہر چیز کو بند کرنے کا سب سے بڑا پروپوننٹ ہے؟ تو وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو حبیب صاحب کی پوری آج کے گھنٹے کی تنقید میں نے ان کا نام نہیں سنا, حالانکہ صرف وہی ہے سب سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی جو ملک کو بند رکھنا چاہتی ہے, کھولنا نہیں چاہتی. عمران خان صاحب تو سیاست کے اندر تنقید سہتے ہوئے بھی کھولنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اور سندھ اس کو بند رکھنا چاہتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی تنقید تھوڑی سی مس ڈائریکٹڈ ہے. دوسری بات جو کمپیریزن ہے امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ, یہ بھی ابھی ہمارا اتنا ریلیونٹ کمپیریزن نہیں ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہمارے انفیکشن ریٹس اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ وہاں پہ ہیں. ہماری سپریڈ کس طرح ہو رہی ہے, ہمارے جو گرافس ہیں, کل پرسوں کے پروگرامز میں بھی ظفر مرزا صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا ماڈل فرق ہے. اسد عمر صاحب اپنے پریس کانفرنسز کے اندر کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک اپنا انڈیویجول ساؤتھ ایشیا کا ماڈل ایک مختلف ماڈل ہے یورپ وغیرہ سے. لیکن اگر آپ یورپ کا ماڈل بھی اپلائی کر لیں, جہاں پہ پاکستان آج ہے, ہمارا پہلا انفیکشن, ہماری پہلی جو انفیکشن ریٹس ہیں, ہماری جو پہلے لوگ ہیں, وہ یورپ سے تقریباً 7 ہفتے پیچھے, 6 ہفتے پیچھے, ایفیکٹولی 5 سے 7 ہفتے پیچھے, اور امریکہ سے تقریباً 4 ہفتے پیچھے. تو حبیب صاحب اگر اٹلی کے وزیر اعظم کو اب سے 6 ہفتے پہلے کہہ رہے ہوتے کہ پورا ملک کھول دیں, یا امریکہ کے صدر کو اب سے 4 ہفتے پہلے کہہ رہے ہوتے جہاں پہ وہ اپنے کرو کے اندر ہیں کہ پورا ملک کھول دیں, تو حبیب صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہوتا جو آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے. تو ہمیں بالکل پالیسیز کو کلیئر کرنا چاہیے. لیکن جسٹ بیکاز یورپ نے کھول دیا ہے, جب یورپ نے بند کر دیا تھا ہم نے ملک بند نہیں کیا تھا, جب یورپ کھول رہا ہے تو ہم ملک نہیں کھولیں گے. ہم اپنے کرو کو دیکھ کے فیصلے کریں گے, دوسرے لوگوں کے کرو کو دیکھ کے فیصلے. بہرحال پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.